हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हिंदी का क्रैश कोर्स। आखिर हिंदी में 100 मार्क्स कैसे आएंगे, क्या पढ़ेंगे, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा में हम आपको हिंदी 100 मार्क्स बता देंगे। ठीक, तो चलते हैं बिना समय को गवाए हुए, ठीक है, अपने पॉइंट की ओर। लेकिन एक चीज, इसको पढ़ने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इससे एक भी क्वेश्चन आउट आने वाला नहीं है। समझ जाइए, लीक हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अपना सिलेबस की ओर। सबसे पहले जानते हैं गद्यखंड। गद्यखंड जो हमारा दिख रहा है स्क्रीन पर, ठीक, उससे हमारा आपको आ जाएगा मिनिमम 5 से 6 अंक। तो आइए पहले देख लेते हैं 5 से 6 अंक को। पहला है बातचीत। पहले हम जानेंगे बातचीत क्या है। तो बातचीत कहते हैं बोलने की शैली को बातचीत कहते हैं। बोलने की शैली को बातचीत कहते हैं, यानी बोलने की तरीका जो हमारे पास होता है उसे हम लोग बातचीत कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बोलेगा बातचीत क्या है या कैसी रचना है, तो बोलेंगे बातचीत एक ललित निबंध है। बातचीत एक ललित निबंध है जो लिखा गया है बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा चलो? बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा। और बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ है 1844 ईस्वी में और मृत्यु हुआ है छोटू 1914 ईस्वी में, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला चैप्टर। करा उसने कहा था। उसने कहा था युद्ध विरोधी है। कैसी रचना है? युद्ध विरोधी है। उसने कहा था, पता है किसने कहा था? इस उसने कहा था का नायिका है सुबेदारी और नायक है लहनासी। तो लहनासी बोले थे सुबेदारी से कि क्या तेरी कुरमाई हो गई, क्या तेरी कुरमाई हो गई, अर्थात तेरी कुरमाई हो गई। तो इसीलिए कहानी को नाम दिया गया, शीर्षक दिया गया है उसने कहा था। किसने कहा था? लहनासी ने कहा था, ठीक है। यह एक युद्ध विरोधी है और इसके अलावा बोल सकते हैं प्रेम प्रसंग है। प्रेम क्या है? प्रसंग है। यह लिखा गया छोटू 1915 ईस्वी में। कहेगा उसने कहा था, कब लिखा गया? तो 1915 ईस्वी में लिखा गया है। किसने लिखे थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनका गांव का नाम था गुलेर। इनका गांव का नाम था गुलेर, इसीलिए इनका नाम पड़ा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक। इनका जन्म हुआ है 1883 ईस्वी और मृत्यु हुआ है 1992 ईस्वी। मृत्यु कब हुआ है? 1992 ईस्वी। चलिए देखते हैं अगला चैप्टर। अगला चैप्टर है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति बोलेंगे कैसी रचना है या संपूर्ण क्रांति क्या है, तो बोलेंगे छोटू संपूर्ण क्रांति एक भाषण है या भाषण का अंश है जो पटना के गांधी मैदान में, जो पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 ईस्वी को दिए थे। किसने दिए थे? तो जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। कौन दिए थे? जयप्रकाश नारायण। कब दिए? इनका जन्म हुआ है 1902 ईस्वी में और इनका मृत्यु हुआ है 1979 ईस्वी में। 1979 ईस्वी में, ठीक। आगे देखते हैं अगला चैप्टर। कह रहा अर्धनारीश्वर। 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 अर्धनारीश्वर पहले जानते हैं कि क्या है। अर्धनारीश्वर क्या है? नर और नारी के जो एक भाग है, ठीक है, एक ही भाग है, उसी को हम लोग बोलते हैं अर्धनारीश्वर। यानी अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। मोस्ट वीवीआई पॉइंट है। अर्धनारीश्वर क्या है? शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, ठीक है। आगे देखेंगे, कहेंगे अर्धनारीश्वर कैसी रचना है, तो अर्धनारीश्वर निबंध है बाबू जो लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। किनके द्वारा लिखा गया? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। और रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ है 1908 ईस्वी में और मृत्यु हुआ है 1974 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ? 1974 ईस्वी में।
अब अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर है रोज। अगला चैप्टर है रोज। रोज मेरा है एक गैंग्रीन यानी बीमारी का नाम है, यानी गैंग्रीन पुराना नाम है और रोज मेरा क्या है, नया नाम है। और रोज कहानी की नायिका, मोस्ट वीवीआई पॉइंट, रोज कहानी की नायिका है मालती। रोज कहानी की नायिका है मालती, जिसका पति थे महेश्वर, जो पेशे से एक डॉक्टर थे, जो पेशे से क्या थे, डॉक्टर थे। तो कहेगा गैंग्रीन क्या है, 2 नंबर क्या आ सकता है, गैंग्रीन क्या है? तो बोलेंगे गैंग्रीन एक प्रकार की घातक बीमारी है जो कांटा को चूमने से होता है। जब जख्म बन जाता है कांटा से तो वह गैंग्रीन में बदल जाता है, तब किसी भी इंसान को पैर को काटना पड़ता है, इसीलिए इस बीमारी को घातक कहा गया। ठीक, चलिए अब कहेगा रोज कब लिखा गया छोटू? तो रोज लिखा गया 1934 ईस्वी में। रोज कब लिखा गया? 1934 ईस्वी में। किसके द्वारा? अज्ञेय के द्वारा। किसके द्वारा? अज्ञेय के द्वारा। और अज्ञेय का जन्म हुआ है 1911 ईस्वी में और मृत्यु हुआ है 1987 ईस्वी में। कब हुआ है? 1987 ईस्वी में। अगला चैप्टर कह रहा है एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र एक निबंध है। एक लेख एक पत्र एक क्या है? निबंध है, जो लिखे थे भगत सिंह। किसने लिखे थे? भगत सिंह। भगत सिंह। अब बताइए भगत सिंह ने एक लेख और एक पत्र यानी एक लेख और एक पत्र यानी पत्र किसे लिखते थे? तो जानते हैं किसे लिखते थे कि नहीं जानते हैं? किसे लिखते थे? कमेंट कीजिए, बोलिए जल्दी, बताइए। भगत सिंह के साथ फांसी की सजा किनको किनको मिला? चलिए देखिए, कह रहा है कि भगत सिंह के साथ साथ किनको फांसी मिला था। तो जानते हैं आप छोटू कि भगत सिंह के साथ साथ 2 और जवान थे, एक सुखदेव थे और एक राजगुरु। लेकिन भगत सिंह जो पत्र लिखे थे बाबू, वह लिखते थे सुखदेव को। किसको लिखते थे? सुखदेव को। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। कहेंगे भगत सिंह का जन्म कब हुआ? 1907 ईस्वी में और मृत्यु हुआ 1931 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ? 1931 ईस्वी में। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला चैप्टर ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा एक निबंध है, इसे ललित निबंध भी बोलते हैं। ओ सदा नीरा एक निबंध है और इसे ललित निबंध भी कहते हैं। ओ सदा नीरा में गंडक नदी के बारे में जिक्र किया गया। किस नदी के बारे में? गंडक नदी के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक, जिसका लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। और इनका जन्म हुआ था 1917 ईस्वी में और मृत्यु हुआ था 1978 ईस्वी में। ठीक, चलिए अगला चैप्टर कह रहा है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ क्या है छोटू? एकांकी है, मोस्ट वीवीआई पॉइंट। सिपाही की माँ एकांकी है। सिपाही की माँ क्या है? एकांकी है, जो लिखा गया है मोहन राकेश के द्वारा। मोहन राकेश के द्वारा। और सिपाही की माँ में 8 पात्र है, अर्थात 8 कलाकार हैं। ठीक, कह रहा है मोहन राकेश का जन्म 1925 ईस्वी में और मृत्यु 1972 ईस्वी में हुआ है। चलिए अगला चैप्टर कह रहा है परगीत और समाज। परगीत और समाज। परगीत और समाज निबंध है। परगीत और समाज क्या है? निबंध है, जो लिखा गया है नवंबर सी के द्वारा। और नवंबर सी का जन्म 1927 ईस्वी में और मृत्यु 1919 ईस्वी में हुआ। सॉरी 2019 ईस्वी में। 2019 ईस्वी में। चलिए अगला चैप्टर है जूठन। अगला चैप्टर क्या है? जूठन। जूठन एक आत्मकथा है। जूठन क्या है? आत्मकथा है। यानी कहते हैं आत्मकथा किसे कहते हैं?
तो वैसी रचना या वैसी कहानी जो खुद के बारे में लिखा हुआ रहे और खुद ही लिखे और खुद ही लिखेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे आत्मकथा। ठीक, तो बताइए जूठन का मतलब क्या होता है? पहला ये बताइए जूठन का मतलब क्या होता है? तो जूठन का मतलब होता है जूठा, यानी जो खाने के बाद बच जाता है खाना, उसी को हम लोग बोलते हैं जूठन अर्थात जूठा। ठीक, यह एक आत्मकथा है जो लिखा गया है ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा। ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा, और ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 1950 ईस्वी में और मृत्यु 2013 ईस्वी में हुआ। मृत्यु 2013 ईस्वी में हुआ, इसमें कोई डाउट है? नहीं है। तो देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। चलिए अब देखते हैं अगला चैप्टर। अगला चैप्टर का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है या कैसी रचना है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन एक डायरी है। अब कहेगा डायरी किसे कहते हैं? 2 नंबर क्या सकता है, डायरी क्या है या डायरी किसे कहते हैं? तो लिखेंगे अपने जीवन के प्रतिदिन होने वाली घटनाओं को लिपिबद्ध करना, यानी डेली लिखना ही हमारा कहलाता है डायरी। और जिसका रचनाकार है मलियज। हंसते हुए मेरा अकेलापन के रचनाकार कौन है? मलियज। और इनका जन्म हुआ है 1935 में और मृत्यु हुआ 1982 ईस्वी में, 82 ईस्वी में। ठीक, अगला देखेंगे करा तिरीच। अगला चैप्टर का नाम क्या है? तिरीच। तो 2 नंबर क्या आता है? तिरीच क्या है या तिरीच किसे कहते हैं? तिरीच छिपकली प्रजाति के एक विषैला जीव है। कितना लोग इसे लिजार्ड भी बोलते हैं, क्योंकि लिजार्ड का हिंदी होता है छिपकली। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं छिपकली प्रजाति के विषैला एक जीव है जिसे हम लोग बोलते हैं तिरीच। क्या बोलते हैं? तिरीच। जो लिखा गया है उदय प्रकाश के द्वारा। किसके द्वारा? उदय प्रकाश के द्वारा। और इनका जन्म हुआ है 1952 ईस्वी में, लेकिन अभी तक इनका मृत्यु नहीं हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला चैप्टर है शिक्षा। क्या है? शिक्षा, यानी जिसे शिक्षा भी बोल सकते हैं। यह क्या है? संभाषण है। क्या है? संभाषण। जो लिखा गया है जे कृष्ण मृत्यु। और कहेंगे जे कृष्ण मृत्यु का पूरा नाम क्या है? तो जिद्दू कृष्ण का पूरा नाम क्या है? जिद्दू कृष्ण मूर्ति। इनका जन्म हुआ है 1895 में और मृत्यु हुआ है 1986 ईस्वी में। ठीक है, अगला चैप्टर। अब देखिए इससे मेरा आ जाएगा आपको एग्जाम में 13 चैप्टर से जो बताए हैं उससे आपके 6 से 8 अंक के बीच आना ही आना अनिवार्य है। ठीक है, इसलिए वीडियो को कभी भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि एक दिन का मेहनत आपको रंग लाएगी। ठीक है, कहता है ऐसे मेहनत का कोई रंग नहीं होता, लेकिन मगर ये रंग ले आती है। ठीक, तो रंग लाने के लिए आपको परसेंटेज चाहिए, और परसेंटेज के लिए आपको चाहिए पॉइंट पर कमांड होगा तभी आप परसेंटेज ला सकते हैं। ठीक है, जो लिखा हुआ उसे नहीं देखिए, उसके अलावा भी हम पॉइंट बोलते हैं, उसे भी याद कीजिए। ठीक, तो इससे आपको एग्जाम में आ जाएगा 13 चैप्टर के इंट्रो से कम 8 अंक। ठीक, तो बढ़ते अगला काव्यखंड की ओर। काव्यखंड यानी कविता वाली खंड। पहला चैप्टर का नाम है छोटू करवक। पहला चैप्टर का नाम क्या है? करवक। अब बोलेंगे करवक कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तो अवधी भाषा में। ठीक, इससे आपको 2 अंक आएगा कि किस भाषा में लिखा गया। इस तरह के क्वेश्चन कह रहा है करवक लिखा गया है अवधी भाषा में। किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। और इनका जन्म हुआ है 1492 में और मृत्यु हुआ है 1548। लेकिन कंफर्म नहीं है बाबू। ठीक, अनुमानता का मतलब अनुमान लगाया गया है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि इनका जन्म हुआ है 1492 में और मृत्यु 1548 में। ठीक, 1548 में यह अनुमान लगाया गया है, कंफर्म नहीं है। ठीक, यदि आपको ऑप्शन में रह जाएगा कि बताइए
मलिक मोहम्मद जायसी या जायसी भी रह सकता है। जायसी का जन्म कब हुआ? आपको लिखा हुआ रहेगा 1492 ईस्वी, अनुमानतः 1492 ईस्वी, 1548 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। तो मारेंगे ऑप्शन नंबर बी पर, अनुमानतः 1492 ईस्वी, ना कि 1492 ईस्वी कंफर्म। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। कह रहा है पद, सेकेंड चैप्टर का नाम है पद। पद क्या है? ब्रज भाषा में लिखा गया है। पद क्या है? ब्रज भाषा में लिखा गया है। किसके द्वारा? तो सूरदास के द्वारा। किसके द्वारा? सूरदास के द्वारा। सूरदास को सूर भी कहते हैं, सूरदास को सूर भी कहते हैं। और इन्हें चेचक की बीमारी के कारण, चेचक की बीमारी के कारण इनका जो आंख था और चेहरा और कान दोनों चला गया था। ठीक, आगे देखेंगे। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी और मृत्यु 1583 ईस्वी। बताइए इनका कंफर्म हुआ था? बिल्कुल नहीं, इनका भी जन्म और मृत्यु अनुमानता है। सूरदास का जन्म और मृत्यु क्या है? अनुमानता, यानी माना गया, अनुमान लगाया गया, लेकिन कंफर्म नहीं है। चलिए अगला चैप्टर, अगला चैप्टर है पद। पद है, पद किस भाषा में? अवधी भाषा में। जो लिखा गया है तुलसीदास के द्वारा। किसके द्वारा? तुलसीदास के द्वारा। और तुलसीदास का दूसरा नाम है राम भोला। तुलसीदास का दूसरा नाम क्या है? राम भोला। एग्जाम के लिए VVI पॉइंट। ठीक, तुलसीदास के दूसरा नाम क्या है, या तुलसीदास कौन सा नाम से और जाने जाते हैं? तो राम भोला, राम भोला। इनका जन्म हुआ है बाबू 1543 ईस्वी में और मृत्यु 1623 ईस्वी में, यह कंफर्म है। ठीक, आगे अगला चैप्टर का नाम है छप्पय। छप्पय लिखा गया है ब्रज भाषा में। छप्पय लिखा गया ब्रज भाषा में। किसके द्वारा? नावादास के द्वारा। किसके द्वारा? नावादास के द्वारा। और नावादास का जन्म 1570 ईस्वी में, ठीक ने, और मृत्यु 1600 ईस्वी में। मृत्यु 1600 ईस्वी। लेकिन ध्यान दीजिए, कह रहा से अज्ञात वर्तमान। से अज्ञात वर्तमान का मतलब हुआ छोटू कि 1600 ईस्वी से अभी तक नहीं पता चला है कंफर्म कि इनका मृत्यु कब हुआ है। केवल लोग अनुमान लगाए कि इनका शायद मृत्यु हो गया, लेकिन कंफर्म जाने नहीं है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे अगला चैप्टर कबीर। अगला चैप्टर का नाम क्या है? कबीर। जो लिखा गया है ब्रज भाषा में। कौन भाषा में? ब्रज भाषा में। किसके द्वारा? भूषण के द्वारा। भूषण को कवि भूषण भी बोलते हैं। भूषण को हम लोग कवि भूषण के नाम से भी जानते हैं। और बताइए कवि भूषण का जन्म कब हुआ? 1613 ईस्वी में और मृत्यु हुआ 1715 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ? 1715 ईस्वी में। अगला चैप्टर कह रहा है तुमुल कोलाहल। तुमुल कोलाहल कलम में। कोलाहल कलम में कहने का मतलब शोरगुल में, बहुत जो शोर होता है, हल्ला होता है, उसी को बोलते हैं तुमुल कोलाहल कलम में। यानी कोलाहल का कहेगा कलम में का अर्थ क्या होता है? शोरगुल, यानी हल्ला गुल्ला। चलिए अगला कह रहा है यह किस भाषा में लिखा गया है? तो खड़ी बोली में लिखा गया। यह भी एक भाषा है। ठीक, खड़ी बोली। खड़ी बोली किसने लिखे? जयशंकर प्रसाद। बताइए तुमुल कोलाहल कलम में किसने लिखे? जयशंकर प्रसाद। और इनका जन्म हुआ छोटू 1889 ईस्वी में और मृत्यु हुआ 1937 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ? 1937 ईस्वी में। अगला चैप्टर करा पुत्र वियोग, यानी पुत्र के लिए शोक मनाना। पुत्र वियोग का अर्थ होता है पुत्र के लिए शोक मनाना। यह लिखा गया है, अपने पुत्र के शोक मना रहे थे सुभद्रा कुमारी चौहान। अपने पुत्र के शोक कौन मना रहे थे? सुभद्रा कुमारी चौहान। तो पुत्र के लिए लिखे थे पुत्र वियोग, यानी कहेंगे पुत्र वियोग के रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। और यह लिखे थे किसके लिए? अपने पुत्र के लिए। ठीक, कह रहा है इनका जन्म सुभद्रा कुमारी
चौहान का जन्म हुआ है 1904 ईस्वी में और मृत्यु हुआ है 1948 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ? 1948 ईस्वी में। तो यहाँ तक कोई डाउट है बाबू? नहीं ना? यदि रहेगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगला चैप्टर जिसका नाम है उषा। कहेंगे उषा क्या है? उषा मतलब क्या होता है? यानी उषा किरण है, ठीक नहीं? यानी उषा का मतलब किरण होता है, ठीक। अब कहेंगे उषा के रचनाकार कौन है? तो उषा के रचनाकार है छोटू शमशेर बहादुर सिंह, जिनका जन्म हुआ 1911 ईस्वी में और मृत्यु हुआ 1993 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ? 1993 ईस्वी में। चलिए अगला चैप्टर, अगला है जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक के लेखक कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध, जिनका जन्म हुआ छोटू 1917 ईस्वी में और मृत्यु हुआ 1964 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर कर अधिनायक। अधिनायक क्या है या अधिनायक कैसी रचना है? तो अधिनायक एक सत्ताधारी वर्ग है। अधिनायक एक सत्ताधारी वर्ग है जिसका रचनाकार रघुवीर सहाय है। जिसका रचनाकार कौन है? रघुवीर सहाय है और इनका जन्म हुआ 1929 ईस्वी में और मृत्यु हुआ 1990 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ? 1990 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला करा प्यारे नन्हे बेटे। अगला चैप्टर का नाम है प्यारे नन्हे बेटे। कहेगा प्यारे नन्हे बेटे कैसी रचना है? तो प्यारे नन्हे बेटे वार्तालाप शैली है। क्या है वार्तालाप? वार्तालाप मतलब बातचीत वाली तरीका यानी शैली, जिसका रचनाकार है विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ है 1937 ईस्वी में, लेकिन मृत्यु अभी हुआ नहीं है। चलिए आगे अगला चैप्टर है हार जीत। हार जीत। हार जीत कैसी रचना है? गद्य कविता है। हार जीत क्या है? गद्य कविता है जो लिखा गया है छोटू अशोक वाजपेयी के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक वाजपेयी के द्वारा। और अशोक वाजपेयी का जन्म 1941 में हुआ है, लेकिन मृत्यु अभी नहीं हुई है, ठीक। अगला चैप्टर करा गांव का घर। गांव का घर। गांव का घर के रचनाकार है ज्ञानेंद्र पति। ज्ञानेंद्र पति, जिनका जन्म हुआ है 1950 ईस्वी में। जन्म कब हुआ? 1950 में, लेकिन मृत्यु अभी हुई नहीं है। चलिए अगला करा प्रतिपूर्ति। प्रतिपूर्ति, ठीक। ये इसमें हमको 3 चैप्टर पढ़ना है। प्रतिपूर्ति में कितने चैप्टर? 3 चैप्टर। और इस 3 चैप्टर से हमें 2 या 3 ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे, ठीक। तो इसको बहुत अच्छा से ध्यान से पढ़ेंगे। पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक, कम समय के लिए। पहला चैप्टर का नाम है रस्सी का टुकड़ा। रस्सी का टुकड़ा। रस्सी का टुकड़ा के रचनाकार है गाई डी मोपासा। रस्सी के टुकड़ा के रचनाकार है गाई डी मोपासा। यह फ्रांसीसी थे, अर्थात फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने यानी गाई डी मोपासा ने 300 कहानियाँ लिखे, 6 उपन्यास लिखे। 6 उपन्यास लिखे और इन्होंने बुर्जुआ समाज के वर्णन किए, यानी बेपर्दा किए, ठीक। कौन समाज के? बुर्जुआ समाज के। कौन? गाई डी मोपासा। चलिए अगला चैप्टर। अगला चैप्टर का नाम है क्लर्क की मौत। क्लर्क की मौत और क्लर्क की मौत के रचनाकार है अंतोन चेकव। अंतोन चेकव यह एक कथाकार है और नाटककार भी है। यह एक कथाकार है और नाटककार भी है। इनका जन्म हुआ है 1860 ईस्वी में और मृत्यु हुआ है 1904 ईस्वी में, ठीक है। आगे करा अंतोन चेकव।
अंटोन चेखव। अंटोन चेखव कह रहे हैं, क्या कह रहा है अंटोन चेखव? कौन जी? अंटोन चेखव का जन्म हुआ 1860, मृत्यु 1904 ईस्वी में। आगे लिखेंगे अगला पॉइंट, पेशगी। पेशगी के रचनाकार कौन है? हेनरी लोपेज। पेशगी के रचनाकार है हेनरी लोपेज। हेनरी लोपेज एक अफ्रीकन थे। हेनरी लोपेज क्या थे जी? अफ्रीकन थे और इनका जन्म हुआ है 1937 ईस्वी में। यह कांगो के कौन? हेनरी लोपेज कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री थे। ठीक, कि समझ में नहीं आया? आ गया ने? चलिए अब देखते हैं चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव। लेकिन ध्यान रहे वीडियो के स्किप नहीं करना है, ठीक नहीं? क्योंकि ये जो हम इंट्रोडक्शन दिए कम से कम आपको मिनिमम 15 से 20 अंक आ जाएंगे। ठीक, इसलिए वीडियो को कभी भी स्किप करना नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगला चैप्टर की ओर। चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव। प्रत्येक चैप्टर को ऑब्जेक्टिव बारी बारी से क्लियर करेंगे ताकि हमारा एक भी पॉइंट छूट नहीं पाए, एक ऑब्जेक्टिव भी ना बने। टोटल ऑब्जेक्टिव बनाकर ही आना है एग्जाम में। ठीक, तो चैप्टर का नाम है बातचीत। चैप्टर का नाम क्या है? बातचीत। कहेंगे बातचीत किसे कहते हैं? तो बोलने की शैली को हम लोग बातचीत कहते हैं। यानी बातचीत का क्या अर्थ होता है? बोलने की शैली यानी बोलने की तरीका जो लिखा गया है बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा। ठीक, अब ये बताइएगा बातचीत कैसी रचना है? तो बातचीत एक ललित निबंध है। बातचीत एक ललित निबंध है। ठीक, बातचीत एक ललित निबंध है। अब पूछेंगे आपसे बाबू कि बताइए बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? तो बोलिएगा आप 1844 ईस्वी में। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? 1844 ईस्वी में। और बोलेंगे बाल कृष्ण भट्ट का मृत्यु कब हुआ? तो 1914 ईस्वी में। कब हुआ? 1914 ईस्वी में। ठीक है, अब कहेंगे बातचीत करने का हुनर सबसे ज्यादा किसके पास है? तो यूरोप के लोगों के पास। किसके पास है? यूरोप के लोगों के पास बातचीत करने का हुनर है, यानी शैली है, तरीका है। ठीक नहीं, सबसे ज्यादा कहाँ के पास? यूरोप। यानी किताब में हमको लिखा गया है यूरोप। क्या लिखा गया है? यूरोप। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, कहेंगे बातचीत करने का सबसे ज्यादा शैली कहाँ के वासियों के पास है? यूरोप लोगों के पास। ठीक नहीं, वहां के निवासियों के पास, जिसे हम लोग बोलते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। यूरोप के लोगों के पास बात करने का हुनर है, जिसे बोलेंगे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। क्या बोलेंगे? नोट करते जाइएगा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहे हैं बाल कृष्ण भट्ट ने 8 उपन्यास, 19 नाटक, लगभग 1000 निबंध लिखे, जिनमें से 100 निबंध महत्वपूर्ण है। ठीक, आगे कहेंगे बातचीत के लेखक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। यह एक पत्रकार थे, निबंधकार थे, नाटककार थे और गद्यकार थे। क्या थे? गद्यकार थे। और बोले थे बाल कृष्ण भट्ट कि यदि मनुष्य के पास वाक शक्ति नहीं होती, यानी बोलने की क्षमता नहीं होती, तो ये दुनिया गूंगी हो जाती। मोस्ट वीवीआई पॉइंट, यदि मनुष्य के पास वाक शक्ति नहीं होती तो यह दुनिया गूंगी हो जाती। ठीक, आगे कह रहे हैं बाल कृष्ण
बाल कृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के कवि थे। मोस्ट वीवीआई पॉइंट करे, बाल कृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के कवि थे और यह आधुनिक काल के रचनाकार थे। आधुनिक काल के रचनाकार थे। ठीक, बाल कृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के कवि थे और आधुनिक काल के रचनाकार थे। ठीक, कह रहा है बाल कृष्ण भट्ट के मन में, बाल कृष्ण भट्ट के मन में पढ़ने की रुचि एवं लालसा, पढ़ने की रुचि एवं लालसा किसने जगाई? तो उनके माँ ने जगाए और उनका माँ का नाम है पार्वती देवी। बाल कृष्ण भट्ट के माँ के नाम क्या है? पार्वती देवी, जो एक सुसंस्कृत महिला थी, जो एक सुसंस्कृत महिला थी। अब कहेंगे बाल कृष्ण भट्ट के पिता, बाल कृष्ण भट्ट के पिता बेनी प्रसाद भट्ट थे। बाल कृष्ण भट्ट के पिता बेनी प्रसाद भट्ट थे, जो पेशे से एक व्यापारी थे। यह मोस्ट वीवीआई पॉइंट है। ठीक, कह रहा है कि इन्होंने एक मासिक पत्रिका में काम किए थे। ठीक, यानी लिखे, जिसका नाम है हिंदी प्रदीप। क्या नाम है? हिंदी प्रदीप, जो लिखा गया था 1877 ईस्वी में। यह एक मासिक पत्रिका है। हिंदी प्रदीप का प्रकाशन हुआ 1877 में। यह एक मासिक पत्रिका है। ठीक ने, जो लिखा गया था बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा। यह पत्रिका 33 वर्षों तक चला। कितना वर्षों तक? 33 वर्षों तक। वीवीआई पॉइंट। आगे कह रहा है उसके बाद 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, सद्भाव का अभाव। ये जो लिखा गया है बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा। एग्जाम में आएगा 100 अजान एक सुजान के रचनाकार कौन है? तो बाल कृष्ण भट्ट है। और ये सब उपन्यास है। क्या है जी? उपन्यास है। अगला देखिए, अगला पॉइंट कह रहा है पद्मावती, शिशुपाल वध, मेघनाथ वध, एक रोगी और एक वैद्य, बाल विवाह, बाल विवाह, रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल। यह नाटक है जो लिखा गया है बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा। ज्यादातर हमारे एग्जाम में यह आता है। रेल का विकट खेल या बाल विवाह के रचनाकार कौन है? तो बाल कृष्ण भट्ट हैं। ठीक, आगे छोटू। बेन जॉनसन ने बोले, बेन जॉनसन ने क्या बोले? सच है, यह सच है कि जब तक लोग बोलते नहीं तब तक उसका गुण या दोष प्रकट नहीं होता है। जब तक लोग बोलते नहीं तब तक उसका गुण या दोष प्रकट नहीं होता। किसने बोले थे? बेन जॉनसन ने बोले थे कि इंसान को बोलने से उनके अंदर जो गुण होता है और जो दोष होता है वह बाहर निकल जाता है। ठीक, चलिए उसके बाद जानिए एडिसन। एडिसन ने बोले थे कि असली बातचीत करने का मजा, एडिसन ने बोले थे असली बातचीत करने का मजा मात्र और मात्र यानी केवल और केवल 2 व्यक्तियों के बीच होता है। बातचीत करने का मजा केवल 2 व्यक्तियों के बीच होता है, जिसे सही संलाप कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? सही संलाप कहते हैं। उसके बाद 3 व्यक्तियों के बात करने की प्रक्रिया को त्रिकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिकोण बोलते हैं। और 4 से अधिक व्यक्तियों की बात करने की प्रक्रिया को या क्रिया को बोलते हैं राम रमोवल, राम रमोवल, राम रमोवल। क्या बोले? राम रमोवल। ठीक है, इस चैप्टर में पॉइंट में कोई डाउट है? चलिए, नहीं डाउट होगा छोटू तो बढ़ते हैं अगला चैप्टर की ओर। चलिए देखते हैं सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है उसने कहा था। उसने कहा था
सबसे पहले जानिए यह एक युद्ध विरोधी रचना है या प्रेम प्रसंग रचना है। प्रेम प्रसंग रचना है जो लिखा गया है 5 भाग में। उसने कहा था लिखा गया है 5 भाग में, जिसके 3 भाग में युद्ध का वर्णन है और 2 भाग में प्रेम का वर्णन है। अब बोलेंगे छोटू क्वेश्चन कि उसने कहा था कितने भागों में लिखा गया है। उसने कहा था कितने भागों में लिखा गया, तो बोलेंगे 5 भागों में, और इसको 2 भाग में लिखा गया है, प्रेम का वर्णन किया गया है, और 3 भागों में किया गया है युद्ध का वर्णन। ठीक है, आगे देखेंगे। कहेंगे उसने कहा था कब लिखा गया है, तो उसने कहा था लिखा गया 1915 ईस्वी में। किसने लिखे थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का घर का नाम है गुलेर। ठीक, और यह जानते थे छोटू हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, प्राकृत और अपभ्रंश भाषा। ठीक, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जानते थे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, प्राकृत और अपभ्रंश भाषा। ठीक, अब जानते हैं सबसे पहले उसने कहा था में पात्र कौन कौन है, में पात्र कौन कौन है। तो सबसे पहला पात्र का नाम है लहना सिंह। लहना सिंह उसने कहा था कि मुख्य पात्र है अर्थात नायक है। ठीक ने, जो 1 नंबर 77 सिख राइफल जमादार था। सिख राइफल जमादार था। ठीक, जिसका घर मांझे था। जिसका घर कहाँ था? मांझे था। ठीक, और दूसरा पात्र का नाम है सुबेदारनी। दूसरा पात्र का नाम है सुबेदारनी। ठीक, और इसका घर है मगरे। इसका घर कहाँ है? मगरे। ठीक, इन दोनों का मुलाकात होता है अमृतसर बाजार में। दोनों मामा के यहाँ जाते हैं, तो अमृतसर बाजार में इन दोनों का क्या होता है? मुलाकात होता है। ठीक, अगला पॉइंट इसका सुबेदारनी के पति के नाम है सुबेदार हजारा सिंह। सुबेदार हजारा सिंह और सुबेदारनी के बेटे का नाम है बोधा सिंह। सुबेदारनी का बेटा का नाम है बोधा सिंह। और इसके अलावा अगला पात्र है कीरत सिंह, जो एक सिपाही है। ठीक, इसके अलावा बजीरा सिंह जो सैनिक के ग्रुप के विदूषक था। विदूषक का मतलब जोकर। ठीक नहीं, बजीरा सिंह उस ग्रुप का विदूषक था यानी जोकर था। और अगला कलाकार है लप्टन सिंह। अगला कलाकार कौन है? लप्टन सिंह। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। अब बताएंगे कि लहना सिंह के प्रेमिका कौन थी? सुबेदारनी थी। सुबेदारनी ने लहना सिंह को बोली थी कि जिस तरह से तुम अपने जान पर खेलकर मेरा जान बचाया, ठीक उसी तरह से मेरे भी जो पति हैं सुबेदार हजारा सिंह और बेटा बोधा सिंह वह सैनिक है। अपने जान पर हर हाल में क्या करना? खेल कर उसका रक्षा करना। ठीक ने, यह काम तुम करना। और इस जिम्मेदारी को लहना सिंह ने पूरी अच्छी तरह से निभाए थे मरते दम तक, और लास्ट में मर भी गए थे। ठीक, इसमें कोई डाउट है पॉइंट में? नहीं। चलिए अगला देखते हैं। कहते हैं कि जयपुर एक शहर है जिसे बोला जाता है गुलाबी शहर या पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला पॉइंट छोटू कह रहा उसने कहा था यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अमर रचना है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अमर रचना है। कह रहा है खेतरी के
खेतरी के नाबालिग राजा लेखक, लेखक का मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी को 1904 ईस्वी में बनाया गया था। और चंद्रधर शर्मा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष थे। आगे देखेंगे, कह रहे सुखमय जीवन बुद्धू का कांटा कब लिखा गया? 1911 ईस्वी में। किसके द्वारा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। और नगर कोट में 25 जलजले आए थे। कितने जलजले? 25 जलजले आए थे। ठीक, अगला पॉइंट करा उसने कहा था, तो लहना सिंह ने कहा था सूबेदारिन से अमृतसर बाजार में, तेरी कुरमाई हो गई, तेरी कुरमाई हो गई। कुरमाई का मतलब होता है सगाई। उस समय सूबेदारनी थी 8 वर्ष की और लहना सिंह थे 12 वर्ष के। कितने वर्ष के? 12 वर्ष के। इस तरह की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती थी। ठीक, तो एक दिन ने बोली सूबेदारी ने कि देख रहा है रेशम वाला सालू। सालू का मतलब होता है दुपट्टा। सालू का मतलब क्या होता है? दुपट्टा। सालू का मतलब दुपट्टा। कुरमाई का मतलब सगाई। कुरमाई का मतलब सगाई। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, बिना लड़े सिपाही। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, बिना लड़े सिपाही। ठीक ने, किस चैप्टर से लिया गया है? तो लिया गया है उसने कहा था। किससे लिया गया? उसने कहा था। बीबीआई पॉइंट है, याद कीजिएगा। यह आता है हमारा 4 नंबर के लिए वर्णन करने के लिए भी। ठीक, यानी व्याख्या, सप्रसंग व्याख्या करने के लिए। करा दूध देने वाली फिरंगी मेम, यानी जहाँ पर लहना सिंह ड्यूटी करते थे वहाँ पर दूध पहुँचाने के लिए एक मेम आती थी, एक औरत आती थी जिसे लोग बोलते थे फिरंगी मेम। कौन सा मेम? फिरंगी मेम। फिरंगी मेम के बगीचे में था मखमल सी हरी घास। फिरंगी मेम के बगीचे में था मखमल सी हरी घास, फल और सब्जी। फल और सब्जी। ठीक ने, यह लहना सिंह से बोलती थी कि तुम मेरे देश के राजा हो, तुम मेरे देश के राजा हो, मेरे देश को बचाने आए हो। कौन बोलती थी? फिरंगी मेम। और इसमें ज़्यादा VVI पॉइंट है मेरा, पता है ना छोटू, मेरा VVI पॉइंट है सबसे ज़्यादा कि फिरंगी मेम के बगीचे में क्या था। तो आंसर लिखेंगे 2 नंबर क्या आएगा? मखमल सी हरी घास, फल और सब्जियां। फल और सब्जियां। यदि बोल देंगे कि उसने कहा था शीर्षक पाठ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ है, का जन्म कब हुआ है, तो 1883 में। जन्म कब हुआ है? 1883 ईस्वी में। 1883 ईस्वी में। और यदि पूछ देंगे मृत्यु कब हुआ है, तो 1992 में। मृत्यु कब हुआ है? 1992 में। इसमें कोई डाउट है? चलिए देखते हैं आगे की ओर। चलिए अब देखते हैं अगला चैप्टर, तीसरा, जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। बोलेंगे संपूर्ण क्रांति कैसी रचना है? तो संपूर्ण क्रांति पटना में दी गई एक भाषण है, अर्थात भाषण के अंश है जो जयप्रकाश नारायण के द्वारा, जो जयप्रकाश नारायण के द्वारा पटना के गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 ईस्वी में दी गई थी। ठीक, अब कहेंगे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था बाउल और यह लोकनायक के नाम से भी जाने जाते थे। ठीक, जिन्होंने छात्र आंदोलन का नेतृत्व
1974 ईस्वी में किए। अर्थात कहेंगे छोटू कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व 1974 ईस्वी में किसने किए, तो बोलेंगे जयप्रकाश नारायण। किसने वो किए? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। प्रभावती देवी, ठीक। और प्रभावती देवी के पिता का नाम था ब्रज किशोर। ब्रज किशोर जो गांधीवादी थे। जो क्या थे? गांधीवादी थे। कोई डाउट? अब देखिए, कहेंगे जयप्रकाश नारायण के ससुर कौन थे, तो थे ब्रज किशोर प्रसाद। ब्रज किशोर प्रसाद यह एक गांधीवादी थे। अब बोलेंगे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के माँ का नाम था फूल रानी। जयप्रकाश नारायण के माँ कौन थे? फूल रानी। और पिता थे हर्षु दयाल। पिता कौन थे? हर्षु दयाल। और कह रहे हैं उनके माँ जयप्रकाश नारायण के माँ फूल रानी देवी थी, यानी फूल रानी थी, ठीक नहीं, जिन्हें अस्वस्थ होने के कारण, बीमार होने के कारण जयप्रकाश नारायण ने पीएचडी नहीं कर पाए थे। ठीक, माँ को बीमार रहने के कारण जयप्रकाश नारायण पीएचडी नहीं कर पाए थे। अगला, उन्होंने पटना के गांधी मैदान में नारा दिए थे। जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ था वह नारा था जात पात तोड़ दो, जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह नई दिशा में मोड़ दो, समाज के प्रवाह नई दिशा में मोड़ दो। 1974 ईस्वी में बहुत प्रचलित हो गया था। ठीक, चलिए आगे कह रहा है जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1965 ईस्वी में। और इसके अलावा उन्हें भारत रत्न से क्या किया गया? सम्मानित किया गया 1998 ईस्वी में। ठीक, आगे कह रहा है जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस में शामिल हुए कब हुए? 1929 ईस्वी में। कब हुए? 1929 ईस्वी में। और 1952 ईस्वी में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किए। जयप्रकाश नारायण ने 1952 ईस्वी में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किए। ठीक, अब बोलेंगे 2 नंबर में आता कि जन मुक्ति क्या है? जन मुक्ति क्या है? तो बोलेंगे छोटू जन मुक्ति एक पुस्तक है। जन मुक्ति एक पुस्तक है जो जयप्रकाश नारायण के भाषण में शामिल है। जन मुक्ति एक पुस्तक है जो जयप्रकाश नारायण के भाषण में शामिल है। चलिए, कह रहा अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वह मेरा भी दुश्मन है। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है, अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो मेरा भी दुश्मन है। किस चैप्टर से लिया गया है? तो लिया गया है संपूर्ण क्रांति से। बोले किसने बोले थे? तो जयप्रकाश नारायण ने बोले थे। ठीक, अब पूछेंगे जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? तो बोलेंगे छोटू 1902 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? 1902 ईस्वी में। और बोलेंगे जयप्रकाश नारायण की मृत्यु कब हुआ? तो 1979 ईस्वी में। ठीक, इसमें कोई डाउट? देखते हैं अगला चैप्टर। चलिए अब देखते हैं चौथा चैप्टर जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। तो जानते हैं अर्धनारीश्वर क्या है? कहेंगे अर्धनारीश्वर एक निबंध है। अर्धनारीश्वर एक निबंध, चलिए कह रहा है अर्धनारीश्वर निबंध है। उसके अलावा 2 नंबर क्या हुआ आएगा छोटू कि अर्धनारीश्वर किसे कहते हैं या अर्धनारीश्वर क्या है? तो लिखेंगे
अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती के कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती के कल्पित रूप है, जिसमें आधा अंग पुरुष का और आधा अंग स्त्री का होता है, जिसे हम लोग अर्धनारीश्वर कहते हैं। अब बताएंगे अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है। तो अर्धनारीश्वर के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अगला पॉइंट कहेंगे रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा कवि कहा जाता है? तो बोलेंगे राष्ट्र कवि। कौन कवि? राष्ट्र कवि। ठीक। और कहेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे? तो छायाबद्धोत्तर युग के, छायाबद्धोत्तर युग के कवि थे। ठीक। और एक चीज और है कि रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता थी छात्र सहोदर। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता का नाम था छात्र सहोदर, जो लिखा गया था 1925 ईस्वी में। कब लिखा गया? 1925 ईस्वी में। आगे पॉइंट देखेंगे। कहेंगे रामधारी सिंह दिनकर के पत्नी कौन थी? श्यामवती देवी। रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम था श्यामवती देवी और माँ का नाम था मनरूपी देवी। माँ का नाम था मनरूपी देवी और पिताजी थे रवि सिंह। कौन थे? रवि सिंह। ठीक है। आगे देखेंगे। कह रहा है रेणुका, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, संस्कृत के 4 अध्याय, मिट्टी की ओर, ये सारी रचनाएं लिखी गई है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। अब आपको एग्जाम में आ गया कि बताइए संस्कृत के 4 अध्याय के रचनाकार कौन है? तो उसका हो जाएगा रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर। चलिए अगला पॉइंट करा। प्रेमचंद जी ने बोले हैं कि पुरुष में नारी के जब गुण चला जाता है, पुरुष में जब नारी के गुण चला जाता है तो वह देवता बन जाता है, लेकिन जब नारी में पुरुष के गुण चला जाता है, जब नारी में पुरुष के गुण चला जाता है तब वह राक्षसी हो जाती है या बन जाती है। चलिए अगला पॉइंट कह रहा है जिस पुरुष में नारीत्व नहीं, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है। भरने के लिए आएगा। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह क्या है? अपूर्ण है। ठीक। या किस पाठ से, किस शीर्षक पाठ से संकलित किया गया है? तो अर्धनारीश्वर से। ठीक। अब देखिए अगला पॉइंट कह रहा है नारी तो हमहू करी, नारी तो हमहू करी, तब न किया विचार, जब जानी तब परिहरी, नारी महाविकार। ठीक। दोहा छोटू। नारी तो हमहू करी तब न किया विचार, यानी नारी नारी हमहू की तब न किया विचार, जब जानी तब परिहरी, परिहरी, नारी महाविकार किसने कहे? तो कबीर ने बोले। किसने बोले बाबू? कबीर ने बोले थे। ठीक। आगे अगला पॉइंट कामनी तो अपने साथ, कामनी तो अपने साथ यामिनी को शांति लाती है। कामनी तो अपने साथ यामिनी को शांति लाती है, यामिनी को शांति लाती है या लाई है। किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो बोलेंगे अर्धनारीश्वर। किससे लिया गया है? अर्धनारीश्वर। अगला देखिए पॉइंट कह रहा है बर्नार्ड शॉ, बर्नार्ड शॉ, बर्नार्ड शॉ ने नर को अहेर बोले हैं और नारी को अहेरिन बोले हैं। क्या बोले हैं? नर को बोले हैं अहेर और नारी को अहेरिन बोले हैं। ठीक। आगे देखेंगे कह रहा प्रत्येक पत्नी अपने पति को उस दृष्टि से देखती है
जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है, किस पाठ से लिया गया है? किस पाठ से लिया गया है? अर्धनारीश्वर से लिया गया। किस से लिया गया है? अर्धनारीश्वर से लिया गया। सही है ने? अगला क्वेश्चन कहेंगे कि बताइए रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ है 1908 ईस्वी में। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? 1908 ईस्वी में। और कहेंगे रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु कब हुआ? तो 1974 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु हुआ है। ठीक, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। चलिए अब देखते हैं 5वां चैप्टर, जिसका नाम है रोज। रोज गैगरीन है। क्या है? गैगरीन, जो लिखा गया है 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में। अब बोलेंगे गैगरीन क्या है? गैगरीन एक प्रकार की बीमारी है जो कांटा को चुभने से होता है, और इस बीमारी के कारण इंसान के टांग को काटना पड़ता है। ठीक, चलिए आगे कहेंगे रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो अज्ञेय है। कौन है? अज्ञेय एक कथाकार, विचारक और पत्रकार थे। ठीक, अब कहेंगे अज्ञेय के माँ थी बेयंती देवी और पिताजी थे हीरानंद शास्त्री थे। ठीक, अब बोलेंगे कि बताइए रोज शीर्षक पाठ के नायिका कौन थी? तो मालती थी। रोज शीर्षक पाठ की नायिका कौन थी? मालती थी, जो अज्ञेय के सखी थी। जो अज्ञेय के क्या थी? सखी थी। अब कहेंगे कि अज्ञेय कौन था? तो मालती के दूर के रिश्तेदार के भाई थे। अज्ञेय जी थे, मालती के दूर के रिश्तेदार के भाई थे, अर्थात इसे अज्ञेय की सखी थी मालती। ठीक, अब कहेंगे मालती के पति महेश्वर जी थे। मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर, जो पेशे से डॉक्टर थे, और मालती और महेश्वर के बेटे के नाम टीटी था। मालती और महेश्वर के बच्चे का नाम क्या था? टीटी, जो बेटा था। ठीक, आगे मालती 10 पन्ना प्रतिदिन, जब मालती कुमार थी तो उनके पिताजी मालती को पढ़ने के लिए एक बुक दिए और बोले 10 पन्ना डेली समाप्त हो जाना चाहिए। तो क्या करती थी मालती? 10 पन्ना डेली वह बोले पढ़ने के लिए, बट बुक को समाप्त करने के लिए मालती 10 पन्ना प्रतिदिन फाड़कर फेंकती थी। ठीक, अब बोलेंगे कि नया प्रतीक, नव भारत, छोड़ा हुआ रास्ता, आंगन के पार, कितनी नावों में कितनी बार के रचनाकार कौन है? तो कौन है? अज्ञेय जी है। कौन है? अज्ञेय जी है। और अज्ञेय का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ छोटू, और मृत्यु हुआ 1987 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ? 1987 ईस्वी में। ठीक, अब कहेंगे अज्ञेय को कौन कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पहला पुरस्कार मिला उनको साहित्य अकादमी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और दूसरा पुरस्कार का नाम है सुगरा का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला। सुगरा का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला, इन 2 पुरस्कारों से अज्ञेय को सम्मानित किया गया था। और आगे देखिए कह रहा रविन्द्रनाथ ठाकुर ने एक पुस्तक लिखे थे जिसका नाम है गोरा। क्या नाम है? गोरा। एक गौरा होता है, वह लिखे थे महादेवी वर्मा। ठीक, ये है गोरा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? रविन्द्रनाथ ठाकुर, जिसका अनुवाद किए थे अज्ञेय ने। किसने किए थे? अज्ञेय ने। ठीक, इस चैप्टर में कोई डाउट? तो बढ़ते हैं आगे पॉइंट की ओर। चलिए
अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र जो लिखा गया है भगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। और भगत सिंह का जन्म हुआ 1907 ईस्वी में और मृत्यु हुआ 1931 ईस्वी में। मृत्यु का हुआ 1931 ईस्वी में। कह रहा है भगत सिंह को फांसी की सजा मिला था लाहौर षड्यंत्र में। लाहौर षड्यंत्र में उन्हें फांसी की सजा मिला था, ठीक नहीं। और भगत सिंह के साथ उनके दो और दोस्त थे, एक थे राजगुरु और दूसरा थे सुखदेव। इन तीनों शहीदों की फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी में लाहौर षड्यंत्र केस में, ठीक। अब एक और क्वेश्चन है कि भगत सिंह पत्र किसको लिखते थे? तो भगत सिंह पत्र लिखते थे सुखदेव को। किसको? सुखदेव को। चलिए आगे। भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा का भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा का गठन किए थे, ठीक। अब जानते हैं आगे। कह रहा है भगत सिंह के मां का नाम था विद्यावती। विद्यावती। भगत सिंह के मां का नाम क्या था? विद्यावती। और पिताजी थे किशन सिंह। पिताजी कौन थे? किशन सिंह। और बड़े चाचा थे अजीत सिंह। बड़े चाचा कौन थे? अजीत सिंह। और कह रहा है उनके छोटे चाचा का नाम था सरदार स्वरण सिंह। सरदार स्वरण सिंह। और उनके बड़े भाई के नाम था कुलवीर और छोटे भाई का नाम था कुलतार। छोटे भाई का नाम क्या था? कुलतार। तो जब भगत सिंह को फांसी दिया गया 27 मार्च 1931 ईस्वी को, तब कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह को डेपली कैंप नामक जेल में भेज दिया गया था। डेपली कैंप नामक जेल में भेज दिया गया था, ठीक है। आगे। और किशन सिंह और अजीत सिंह। किशन सिंह और अजीत सिंह यानी कहने का मतलब कि भगत सिंह के पिता और चाचा, भगत सिंह के पिता और चाचा लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। भगत सिंह के पिता और चाचा लाला लाजपत राय के सहयोगी थे, ठीक है। आगे देखेंगे अगला पॉइंट। कह रहा है विश्व प्रेम में नास्तिक हूँ। विश्व प्रेम में नास्तिक हूँ के रचनाकार कौन है? तो बोलेंगे भगत सिंह। आगे। विद्यार्थी और राजनीति के रचनाकार कौन है? तो भगत सिंह, ठीक। कह रहे हैं भगत सिंह कई बार यानी अनेक बार जेल गए और वह जेल जाना अपमान नहीं समझते थे। वे जेल जाना अपमान नहीं समझते थे, लेकिन वे आत्महत्या को घृणित अपराध मानते थे। यह VVI पॉइंट है, 2 नंबर या 5 नंबर में आता है, ठीक नहीं। भगत सिंह आत्महत्या को घृणित अपराध मानते थे, ठीक नहीं, लेकिन जेल कई बार गए, अनेक बार गए, जेल जाना हुआ अपमान समझते नहीं थे, ठीक। और कह रहा है कि वह कब जेल गए? तो भगत सिंह अक्टूबर 1926 में पहली बार जेल गए थे। अर्थात हम बोल सकते हैं लगभग 1927 ईस्वी में वह जेल गए थे, ठीक। चलिए आगे। कह रहा है उसके बाद कि पंजाब सरकार के बाद विद्यार्थियों के प्रति न्यारी होती है या न्यारी है, ठीक है। कौन सी सरकार की बात विद्यार्थियों के प्रति न्यारी होती है? तो पंजाब सरकार। मोस्ट VVI पॉइंट। आगे देखेंगे। कह रहा भगत सिंह जब 12 वर्ष के थे
कितने बरस के? जब 12 बरस के थे तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के मिट्टी लेकर, जालियांवाला बाग हत्याकांड की मिट्टी लेकर वह क्रांतिकारी बने थे। अब कोई पूछ दे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, 1919 ईस्वी। इस समय भगत सिंह कितने बरस के थे? 12 बरस के। आगे कह रहा भगत सिंह जब 8 वर्ष के थे, कितने वर्ष के? 8 वर्ष के, तो भगत सिंह करतार सिंह सराभा के फोटो लेकर घूमते थे। भगत सिंह जब 8 वर्ष के थे तो करतार सिंह सराभा का फोटो लेकर घूमते थे। करतार सिंह सराभा को फांसी दिया गया था 16 नवंबर 1915 ईस्वी में, 16 नवंबर 1915 ईस्वी में। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? नहीं तो देखते हैं अगले पॉइंट की ओर। चलिए अब देखते हैं अगला चैप्टर जिसका नाम है ओ सदा नीरा। अगला चैप्टर का नाम है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा एक निबंध है या इसे ललित निबंध भी कह सकते हैं। ठीक, ओ सदा नीरा कैसी रचना है जी? तो निबंध बोल सकते हैं या ललित निबंध बोल सकते हैं। ओ सदा नीरा बोलते छंद से लिया गया है। किससे लिया गया है? बोलते छंद से लिया गया है, जिसमें गंडक नदी को नियमित बनाकर जिक्र किया गया है, यानी वर्णन किया गया है। कह रहे हैं ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा के रचनाकार है जगदीश चंद्र माथुर, जिनका जन्म हुआ 1917 ईस्वी में और मृत्यु हुआ 1978 ईस्वी में। कह रहा है जगदीश चंद्र माथुर को कालिदास अवार्ड मिला और राज्यसभा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक, आगे देखेंगे। कह रहा है उसके बाद मेरी कठपुतली, यह एक नाटक है। ठीक नहीं, प्रसिद्ध नाटक है जो लिखा गया है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। कह रहा कठपुतली, मेरी बांसुरी, भोर का तारा, कोणार्क, गगन सवारी, ये सब जो रचना है लिखी गई है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। किसके द्वारा? जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। कह रहा थारू और धांगर जातियां यानी आदिवासी का नाम है। ठीक, आगे कहेंगे थारू कहाँ से आया? तो थारू थार से आया है जो राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। ठीक, अब कहेंगे धांगर शब्द का क्या अर्थ होता है? तो ओरांव। क्या होता है? ओरांव। अब कहेंगे नागपुर के पठार से गोरे साहब नील की खेती के लिए ओरांव के लाए थे, यानी धांगर वर्ग के यानी जाति के जो आदिवासी थे उन्हें लाए थे नील के खेती के लिए। कहाँ से? नागपुर के पठार से। कह रहा है 19वीं शताब्दी में नील की खेती करना शुरू हुआ और 20वीं शताब्दी में नील की खेती अर्थात होना कम हो गया, क्योंकि 20वीं शताब्दी में केमिकल से रंग बनने लगे। ठीक है, आगे देखेंगे। कह रहा उसके बाद कि बिहार के छोटा नागपुर पठार के पास ओरांव मतलब समझ रहे ने, धांगर, मुंडा, लोहार आदिवासी रहते थे। कौन रहते थे? ओरांव, मुंडा और लोहार क्या है? आदिवासी का नाम है। ठीक, इसके अलावा एक भूइयां है। भूइयां या मुसहर वर्ग का, भूइयां जो है वह मुसहर वर्ग का अंग है। ये भी एक प्रकार का जाति होता है, यानी आदिवासी का नाम था। ठीक, आगे कह रहा है पुंडलिक जी कौन थे? 2 मार्क का आएगा। ठीक है, 2 नंबर का। पुंडलिक जी कौन थे? तो पुंडलिक जी बेलगांव के रहने वाले महान शिक्षक थे।
पुंडलिक जी बेलगांव के रहने वाले महान शिक्षक थे। ठीक है, इस चैप्टर में कोई डाउट? चलिए बढ़ते हैं अगला पॉइंट की ओर। चलिए अब देखते हैं 8वां चैप्टर, जिसका नाम है सिपाही की माँ। नाम क्या है? सिपाही की माँ। सिपाही की माँ। अब बताइए सिपाही की माँ क्या है? एकांकी है। सिपाही की माँ क्या है? एकांकी है। यह लिया गया है अंडे के छिलके से। किससे लिया गया छोटू? अंडे के छिलके से। सिपाही की माँ जो एकांकी है वह लिया गया है अंडे की छिलके से। अंडे की छिलके से। अब बताइए सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश। इनका जन्म हुआ है 1925 में और मृत्यु हुआ है 1972 ईस्वी में। अब बताइएगा मोहन राकेश के पूरा नाम क्या है? तो मदन मोहन गुगलानी। मदन मोहन गुगलानी। मोहन राकेश का पूरा नाम क्या है? मदन मोहन गुगलानी। और इनके माँ का नाम है बचन कौर। बचन कौर। और पिता का नाम है करमचंद गुगलानी, जो पेशे से वकील थे। पूछेंगे मोहन राकेश के पिताजी पेशे से क्या थे? वकील थे, जिनका नाम है करमचंद गुगलानी। आगे, मोहन राकेश किस युग के कथाकार और नाटककार थे? उत्तरवर्ती युग के। उत्तरवर्ती युग के। उत्तरवर्ती युग के। ठीक, कथाकार भी थे और नाटककार भी। अब यदि कोई पूछे 2 नंबर का आएगा आपको कि एकांकी और नाटक में क्या अंतर है? एकांकी और नाटक में क्या अंतर है? तो लिखेंगे छोटू, एकांकी में एक अंक होता है, लेकिन जो नाटक होता है उसमें 1 से अधिक अंक होता है। कितने अंक? 1 अंक वाले को एकांकी बोलेंगे और 1 से अधिक अंक वालों को नाटक बोलेंगे। ठीक, चलिए अगला कह रहा है सिपाही की माँ में टोटल 8 पात्र हैं। कितने पात्र हैं? 8। पहला बिस्नी हो गया, दूसरा मानक, तीसरा मुन्नी, चौथा कुंती, 5वां दीनू, 6ठा लड़कियां 1, 7वां लड़कियां 2 और 8वां सिपाही। 8वां कौन? सिपाही। अब ये बताते हैं कि इन सभी में रिलेशन क्या है। तो बिस्नी मानक की माँ है। पॉइंट को नोट कीजिएगा, बिस्नी मानक की माँ है और मुन्नी मानक की छोटी बहन है, जिसकी आयु 14 वर्ष है। अब पूछेंगे मानक कौन है? मानक एक सिपाही है जो ब्रह्मा में नौकरी करता है। जो मानक है वह सिपाही कहाँ नौकरी करता है? ब्रह्मा में, और ब्रह्मा पड़ता है बर्मा में। ठीक, यानी यह कह सकते हैं कि ब्रह्मा मेरा एक शहर है और बर्मा मेरा क्या है? एक देश है। ठीक, आगे देखेंगे। कह रहा है बिस्नी के एक पड़ोसिन थी जिसका नाम था कुंती। बिस्नी के पड़ोसिन का नाम था कुंती, जिसकी बेटी थी धन्नो। जिसकी बेटी कौन थी? धन्नो, जिसकी आयु था 13 वर्ष। कितना वर्ष? 13 वर्ष। दीनू एक कुम्हार है जो चौधरी के बातों को सुनाता है बिस्नी को। ठीक, आगे लड़कियां 1 और लड़कियां 2। जब बर्मा में हो रहा था युद्ध, तो लड़कियां 1 और लड़कियां 2 बर्मा के रंगून शहर से भागकर आई थी और यह बर्मी रिफ्यूजी है। लड़कियां 1 और लड़कियां 2 बर्मी रिफ्यूजी है जो बर्मा के रंगून शहर से युद्ध के दौरान भागकर आई थी। ठीक, अब कहेगा कि दोनों लड़कियां कौन थी? 2 नंबर के एग्जाम में आ सकता है। दोनों लड़कियां कौन थी? तो लिखेंगे दोनों लड़कियां बर्मी रिफ्यूजी थी जो बर्मा
बर्मा देश के रंगून शहर से युद्ध के दौरान भागकर आई थी। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला है सिपाही। यह सिपाही वह सिपाही है जो मानक के पीछे पीछे पीछा करते हुए मानक के घर के पास आया था और बोला था मैं इसका जान ले लूंगा, मैं इसे गोली मार दूंगा, मैं इसे मार दूंगा। ठीक नहीं, लेकिन इन दोनों के बीच इसका माँ आ जाता है, लेकिन गलती से बाय चांस बाय मिस्टेक सिपाही की ही वहां पर मौत हो जाती है। आगे देखिए, कह रहा है कि जो लड़ाई छोड़कर भागता है, जो लड़ाई छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो यह लिया गया है सिपाही की माँ से, सिपाही की माँ से। और किसने बोला था? ठीक नहीं, तो गर्ल नंबर 1 यानी लड़की नंबर 1 ने बोला था कि माँ जी जो लड़ाई छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। ठीक कह रहा है यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। किसने कहा? तो बिस्नी ने कहा था। ठीक नहीं, किसने कहा? बिस्नी ने कहा था। किस शीर्षक पाठ से लिया गया? तो सिपाही की माँ से लिया गया है। ठीक, इसमें कोई डाउट है? चलिए देखते हैं अगला पॉइंट, देखते हैं अगला चैप्टर, परगीत और समाज। परगीत और समाज एक निबंध है जो लिया गया है संवाद विवाद से। परगीत और समाज एक निबंध है जो लिया गया है संवाद विवाद से, जिसका रचनाकार है नामवर सी। नामवर सी का जन्म हुआ है 1927 में और मृत्यु हुआ है 2019 ईस्वी में। ठीक है, आगे नामवर सी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1971 ईस्वी में। कब जी? 1971 ईस्वी में। किसके लिए? कविता के नए प्रतिमान एक लिखे थे बुक, उसी बुक के लिए इन्हें मिले था, इसे मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला देखिएगा, कह रहा है नामवर सी का आलोचना। नामवर सी का आलोचना रविन्द्रनाथ ठाकुर और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किए थे। नामवर सी का आलोचना रविन्द्रनाथ ठाकुर और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किए थे। अगला कह रहा पृथ्वीराज रासो की भाषा जनयुग नई कहानी के रचनाकार हैं नामवर सी। पृथ्वीराज रासो की भाषा जनयुग नई कहानी के रचनाकार कौन है? नामवर सी। अब कोई पूछ दे कि जनयुग क्या है, 2 नंबर क्या आता? ठीक नहीं, जनयुग क्या है? तो जनयुग एक साप्ताहिक पत्रिका है। जनयुग एक साप्ताहिक पत्रिका है जिसका प्रसारण दिल्ली में होता है। ठीक ने, आगे देखेंगे। कह रहा है नामवर सी के माँ का नाम बागेश्वरी देवी था। नामवर सी के माँ का नाम बागेश्वरी देवी था और पिताजी नागर सी थे। नामवर सी के पिताजी नागर सी थे, BBI पॉइंट। और यह पेशे से एक शिक्षक थे, एक टीचर थे। इसमें कोई डाउट है? चलिए बढ़ते हैं अगला पॉइंट की ओर। चलिए अब देखते हैं अगला चैप्टर, जूठन। जूठन क्या है? जूठन का मतलब जूठा होता है और यह एक आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है जो लिखा गया है ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा। ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जूठन के माध्यम से अपनी खुद की घर की कहानी को प्रकाशित किए हैं, अपनी खुद की घर को लिखे हैं। ठीक ने, उनका जन्म हुआ है 1950 ईस्वी में और मृत्यु हुआ है 2017 ईस्वी में। ठीक, आगे देखेंगे। कह रहा है मेघदूत, बहुत हो चुका अब, सलाम, ये सब लिखा गया है किनके द्वारा? वाल्मीकि के द्वारा, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा। अब कोई पूछ दे कि मेघदूत क्या है, 2 नंबर क्या आता है? तो मेघदूत एक नाटक है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। और अगला कोई पूछ दे सलाम क्या है, तो सलाम एक कहानी है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला,
कह रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन कौन से प्राइज से यानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो कह रहा है पहला इनको मिला डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिला? 1993 ईस्वी। और दूसरा में मिला परिवेश सम्मान मिला 1995 ईस्वी में। और तीसरा मिला जय श्री राम पुरस्कार 1996 ईस्वी में। और इस पुरस्कार के साथ इन्हें 2000 रुपये भी मिला था। ठीक, आगे कहते हैं दिन रात खटकर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन है। किससे लिया गया है? तो किस चैप्टर से लिया गया है? तो जूठन यहाँ तो लिखा हुआ है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? जूठन। अगला क्वेश्चन कह रहा कितने क्रूर समाज में रहे हैं हम जहाँ श्रम का कोई मोल नहीं है। किस चैप्टर से लिया गया? तो हम बोलेंगे जूठन। किससे लिया गया? जूठन से। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के माँ का नाम क्या है? तो मुकुंदी देवी। ओम प्रकाश वाल्मीकि के माँ का नाम क्या है? मुकुंदी देवी। और पिताजी थे छोटन लाल। पिताजी कौन थे? छोटन लाल। और कालीराम हेडमास्टर थे। कालीराम ओम प्रकाश वाल्मीकि के हेडमास्टर थे, जो तीसरे दिन यानी डेली के डेली वह भेज देते थे उन्हें झाड़ू लगाने के लिए। लेकिन तीसरे दिन जैसे ही झाड़ू लगाने के लिए भेज दिए थे, तो जैसे ही वो झाड़ू लगा रहे थे, उनके पिता यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता कौन? छोटन लाल जी वहां से गुजर रहे थे और उनकी नजर पड़ गई किस पर? ओम प्रकाश वाल्मीकि पर। तो यह जाकर पूछे और उसके बाद जानने के बाद इन दोनों यानी पिता में और हेडमास्टर में लड़ाई हो गई। ठीक, चलिए उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि 10 मवेशी जिनके घर में रहते थे, उनके घर से 25 केजी अनाज साल भर में मिलती थी। कौन बोल रहे हैं? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी बोल रहे हैं कि हमारे घरे के लोग जब दूसरे के घरों में काम करते थे, ठीक, तो जिनके पास 10 मवेशी होते थे, जानवर होते थे, तो वे 25 केजी अनाज साल भर में देते थे। ठीक, आगे सुरेंद्र सिंह खाने की तारीफ की, यानी एक बार सुरेंद्र सिंह ने कह रहे थे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को 10 मवेशी जिनके घर में रहते थे, उनके घर में, ठीक ने, 25 शेर का मतलब होगा छोटू 12 से 13 केजी अनाज। 12 से 13 केजी अनाज, ठीक ने। 25 शेर, 25 केजी नहीं, 25 शेर, ठीक, साल भर में मिलती थी। उसके बाद बोले थे कि एक पॉइंट और बोले थे, छोटन लाल और कलीराम हेडमास्टर कौन थे? हेडमास्टर कौन थे? कलीराम से के बीच तीसरे दिन झगड़ा हो गया था। ठीक, आगे सुरेंद्र सिंह खाने की तारीफ की थी। चलिए देखते हैं अगला चैप्टर। कह रहा हंसते हुए मेरा अकेलापन। अगला चैप्टर का नाम मेरा है हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन एक डायरी है। हंसते हुए मेरा अकेलापन एक क्या है? डायरी है। अब कहेगा कोई कि डायरी किसे कहते हैं? 2 नंबर का आता है, ठीक है, 2 अंक आ जाएंगे। तो लिखेंगे दिन प्रतिदिन जीवन की अनुभवों और घटनाओं को, दिन प्रतिदिन जीवन की अनुभवों और घटनाओं को लिखना या लिपिबद्ध करना हमारा कहलाएगा डायरी। क्या कहलाएगा? डायरी। आगे कहेंगे जख्म का धूल के रचनाकार कौन है? तो मलियज है। कौन है? मलियज। चलिए आगे देखेंगे। कह रहा हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? मलियज है। कौन है?
मलियज और इनका जन्म हुआ है 1935 ईस्वी में और मृत्यु हुआ 1982 ईस्वी में। और इनका बचपन का नाम है भरत जी श्रीवास्तव। मलियज के बचपन का नाम है भरत जी श्रीवास्तव। आगे देखेंगे, कह रहा है मलियज जी एक आलोचक और पत्रकार थे। मलियज जी एक आलोचक और पत्रकार थे। आगे कह रहा है मलियज के माँ का नाम प्रभावती देवी। मलियज के माँ का नाम प्रभावती देवी था और पिता त्रिलोकीनाथ वर्मा थे। पिताजी कौन थे? त्रिलोकीनाथ वर्मा। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट है आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो हम लोग बोलेंगे हंसते हुए अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन। एक चीज और छोटू, यह मेरा आता है सप्रसंग व्याख्या करने के लिए, ठीक नहीं? 4 नंबर का लिखा हुआ रहेगा आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। यथार्थ को रचता भी है। तो सबसे पहले इसका लेखक के नाम तो रटना जरूरी है और किस चैप्टर का है ये चीज। तो यह लिखा गया है मलियज के द्वारा और लिया गया है हंसते हुए मेरा अकेलापन। चलिए देखते हैं अगला चैप्टर। चलिए अब देखते हैं अगला चैप्टर जिसका नाम है त्रिच। कहेगा त्रिच क्या है? तो त्रिच छिपकली प्रजाति के एक विषैला जीव है। त्रिच छिपकली प्रजाति के एक विषैला जीव है जिसका रचनाकार है उदय प्रकाश। रचनाकार कौन है जी? त्रिच के रचनाकार कौन है? उदय प्रकाश, ठीक नहीं? और इनका जन्म हुआ है 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में। आगे देखिए, बताए हैं उदय प्रकाश ने कि जो त्रिच है यह काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर देता है। बोले हैं उदय प्रकाश ने कि त्रिच काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर देता है। थानू से कहे थे। किससे बोले थे? थानू से कहे थे, ठीक? कह रहे अगला पॉइंट, दरियाई घोड़ा अरेवा परेवा, लाल घास पर नीली घोड़ा। लाल घास पर नीली घोड़ा किसके द्वारा लिखी गई है? तो लिखा गया है उदय प्रकाश के द्वारा। किसके द्वारा? उदय प्रकाश के द्वारा। और उदय प्रकाश के माँ का नाम गंगा देवी और पिताजी थे प्रेम कुमार सिंह। प्रेम कुमार सिंह जो पेशे से प्रेम कुमार सिंह पेशी के लिए शहर गए थे। किसके लिए? पेशी के लिए, अदालत में पेशी के लिए प्रेम कुमार सिंह अर्थात उदय प्रकाश सिंह के पिताजी शहर गए थे, ठीक? आगे कह रहा है एमिनीसा एक अंग्रेजी पत्रिका है। एमिनीसा एक अंग्रेजी पत्रिका है जिसका रचनाकार उदय प्रकाश है। जिसका रचनाकार कौन है? उदय प्रकाश है। अगला पॉइंट देखिए, कह रहा कि बताइए उदय प्रकाश अपने स्वप्न में किसको देखते थे? तो देखते थे यह शेर और त्रिच को। शेर और त्रिच को, यानी उदय प्रकाश अपने सपने में देखते थे शेर और त्रिच को, और जिसके कारण वह जोर जोर से चिल्लाने लगते थे, बहुत चिल्लाने लगते थे, शोरगुल करने लगते थे। तो लास्ट में वह मम्मी जोर से बोलते थे और उनकी नींद टूट जाती थी। इसलिए कह रहा है कि उदय प्रकाश के सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? उनका आवाज। उदय प्रकाश का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? उनका आवाज। अगला कह रहा यदि त्रिच को देखो तो आंख ना मिलाओ। यदि त्रिच को देखो तो आंख ना मिलाओ। वह आंख मिलते ही आदमी की गन पहचान लेता है और पीछे लग जाता है। किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो लिया गया है त्रिच से। किससे लिया गया है? त्रिच से। आगे देखेंगे, कह रहा है
शिक्षा अगला चैप्टर है और यह स्टोरी सेक्शन का लास्ट चैप्टर है। कह रहा शिक्षा क्या है? शिक्षा एक संभाषण है। क्या है? संभाषण है। और शिक्षा का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करना। कह रहा शिक्षा का क्या कार्य है? तो संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में जो मदद करता है उसी को बोलते हैं शिक्षा। ठीक, चलिए आगे कहेंगे कि शिक्षा के रचनाकार कौन है? तो बोलेंगे जे कृष्ण मूर्ति। और जे कृष्ण मूर्ति के पूरा नाम क्या है? जिद्दू कृष्ण मूर्ति। जिद्दू कृष्ण मूर्ति। और इनका जन्म हुआ है 1895 ईस्वी में और मृत्यु हुआ है 1986 ईस्वी में। चलिए आगे देखिए, कह रहा जे कृष्ण मूर्ति। जे कृष्ण मूर्ति पेशे से एक शिक्षक थे और इसके अलावा एक प्रमुख वक्ता भी थे। ठीक, कह रहा उसके बाद कि जीवन के कहते हैं कि जे कृष्ण मूर्ति ने जीवन को विलक्षण माने हैं। वीवीआई पॉइंट। ठीक ने कह रहा है कि जे कृष्ण मूर्ति ने जीवन को क्या माने? विलक्षण माने। ठीक, आगे कहते लीड बेटर ने जे कृष्ण मूर्ति को लीड बेटर ने जे कृष्ण मूर्ति को विश्व शिक्षक के रूप में मानते थे। आगे देखेंगे अगला पॉइंट। कह रहा है भय मानव के विचारों। भय जो है मानव के विचारों और प्रेम को नष्ट कर देता है। भय जो है मानव के विचारों और प्रेम को नष्ट कर देता है। किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? शिक्षा से। किससे लिया गया है? शिक्षा। चलिए आगे देखेंगे अगला पॉइंट। कह रहे हैं जे कृष्ण मूर्ति की माँ का नाम था संजीवम्मा और पिता का नाम था नारायण जिद्दू। पिता का नाम क्या था? नारायण जिद्दू। अगला पॉइंट कह रहे हैं पूंजीवादी। ये मोस्ट वीवीआई पॉइंट है। कह रहा पूंजीवादी समाजवादी से लड़ रहा है। पूंजीवादी समाजवादी से लड़ रहा है। कहेगा पूंजीवादी किससे लड़ रहा है? तो समाजवादी से। इसमें कोई डाउट है? चलिए स्टोरी सेक्शन मेरा समाप्त हो गया। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी बताए हैं, 2 नंबर का भी क्वेश्चन बताए हैं। ठीक नहीं, इसमें कोई टेंशन लेना नहीं। जो 2 नंबर के उसको रट लीजिएगा या फिर से पढ़ लीजिएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं पोएट्री सेक्शन की ओर। चलिए देखते हैं पोएट्री सेक्शन का पहला चैप्टर जिसका नाम है कड़वक। कड़वक लिखा गया है अवधी भाषा में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। और मलिक मोहम्मद जायसी के जन्म हुआ है 1492 ईस्वी में और मृत्यु हुआ 1548 ईस्वी में। अनुमानित यानी माना गया है। कह रहा है कि कड़वक पद्मावत से लिया गया है। किससे लिया गया है? पद्मावत से। यह प्रेमाख्यानक काव्य है। यह प्रेमाख्यानक काव्य है। चलिए आगे जानते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु थे सूफी संत शेख मोहिद्दी और दूसरा गुरु थे सैयद अशरफ जहांगीर इनके गुरु थे। कह रहा है मलिक मोहम्मद जायसी को चेचक हो गया था और चेचक रोग होने के कारण यह रूपहीन हो गए और बायां आँख और कान से वंचित हो गए। ठीक नहीं, कह रहा है मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम की पीर कवि कहा जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम की पीर कवि कहा जाता है। अगला पॉइंट कह रहा पद्मावत, अखरावट, कहरनामा, मसलनामा ये सारा जो रचना है लिखा गया है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। कह रहा है मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने आँख के कंपेयर किए हैं दर्पण से, यानी दर्पण के समान माना है अपनी आँख को। ठीक, क्योंकि उनका एक ही आँख है। आगे कहते हैं मलिक मोहम्मद जायसी के पिता थे मलिक शेख ममरेज और कहेंगे मलिक मोहम्मद जायसी ने
किनका वर्णन किए हैं? रतन सेन और पद्मावती के आंसुओं के वर्णन किए हैं, बताए हैं, ठीक नहीं। और उनकी जो आंसुएं हैं वो अपनी खून रूपी लेई से जोड़े, खून रूपी लेई से जोड़े, ठीक। चलिए अगला चैप्टर करा पद लिखा गया है ब्रज भाषा में सूरदास के द्वारा। किसके द्वारा? सूरदास के द्वारा। और सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में और मृत्यु 1583 ईस्वी में, 1583 ईस्वी में अनुमानतः। करा सूरदास के गुरु थे महाप्रभु बल्लभाचार्य, महाप्रभु बल्लभाचार्य। करा है इन्होंने लिखे सूरसागर, साहित्य लहरी, श्रीमद् भागवत। आगे करा है भक्ति काल के कवि। करा सूरदास भक्ति काल के कवि थे, इसके अलावा मध्यकाल के भी वे कवि थे और वे श्री कृष्ण के भक्त थे, वे श्री कृष्ण के भक्त थे। और कह रहा है कि सूरदास के श्री कृष्ण के जूठन के भूख था, ठीक नहीं। और कहेंगे इस पद में सूरदास ने किसका वर्णन किए? तो श्री कृष्ण का वर्णन किए। चलिए देखते हैं अगला चैप्टर। चलिए देखिए, जो भी ऑब्जेक्टिव है आपको हम इंट्रोडक्शन दिए थे लेखक का, ठीक नहीं, तो उसी को देख लीजिएगा। सारा का सारा जो है हमारा पोएट्री सेक्शन का यानी काव्य खंड का जितना ऑब्जेक्टिव है सारा का सारा उसी से आ जाएगा, इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। अब आपको हम बताने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चन, और शॉर्ट क्वेश्चन भी उसी में बता दिए। तो आइए केवल क्वेश्चन बताएंगे, इसका आंसर समझा देंगे, आपको पहले ऑलरेडी बता चुके हैं लिखकर, ठीक। चलिए देखिए, कह रहा है पुंडलिक जी कौन थे? तो पुंडलिक जी बेलगांव के एक महान शिक्षक थे, ठीक। पुंडलिक जी बेलगांव के एक महान शिक्षक थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है फिरंगी मेम के बाग में क्या क्या था? फिरंगी मेम कौन थी? लहना सी को जो दूध पहुंचाने वाली महिला आती थी उसी को बोलते थे फिरंगी मेम, ठीक ने। और उसके बाग में मखमल सी हरी घास और फल और सब्जियां थी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है डायरी क्या है? डायरी क्या है ये भी बता दिए हैं कि डायरी दिन प्रतिदिन अपने जीवन में होने वाली घटनाओं और अनुभवों को लिपिबद्ध किया जाता है, अर्थात लिखा जाता है, जिसे डायरी के नाम से जानते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करा त्रिच क्या है? तो बोलेंगे त्रिच क्या है, ये भी लिखाए हैं। बोलेंगे त्रिच छिपकली प्रजाति का एक विषैला जीव है जिसका जहर नाग से 100 गुना यानी काले नाग से 100 गुना होता है, जिसका जहर काले नाग से 100 गुना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करा गैंग्रीन क्या है, ये भी बताएं कि गैंग्रीन क्या है। तो गैंग्रीन एक बीमारी है, यानी गैंग्रीन एक घातक बीमारी है जो कांटा के चुभने से होता है और समय पर इसका नहीं इलाज होने पर टांग को काटना पड़ता है। चलिए अगला करा दोनों लड़कियां कौन है या कौन थी? तो दोनों लड़कियां जानते हैं ने, दोनों लड़कियां बर्मी रिफ्यूजी थी जो बर्मा के रंगून शहर से युद्ध के दौरान भागकर आई थी और जो अपने जीवन को बिताने के लिए घर घर जाकर चावल और आटे या दाल मांग रही थी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करा अगर हमें वाक शक्ति ना होता तो क्या होता? अगर हमें वाक शक्ति ना होता तो यह दुनिया गूंगी हो जाती, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करा मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते थे? ये भी बताए थे कि मानक भी सिपाही था और सिपाही भी सिपाही था, और सिपाही में सिखाया जाता है कि कभी भी शत्रु को छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक ने। इसलिए सिपाही और मानक एक दूसरे को मारना चाहते थे।
चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा मालती के घर के वातावरण कैसा था। कह रहा है मालती के घर के वातावरण कैसा था। तो रोज शीर्षक पाठ की नायिका मालती है। रोज शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? मालती है। उसके पति महेश्वर सिंह एक पेशे से डॉक्टर थे और मालती के बेटे टीटी था। और जो महेश्वर थे वह समय के पालन थे। वह समय के अनुसार घर आते थे और समय के अनुसार ही वह अपना ड्यूटी पर चले जाते थे। और यह घर में जो मालती थी वह घर में अकेली रहती थी और ये इस तरह से हो गई थी धीरे धीरे उनका जो जीवन यापन हो रहा था बहुत ही कठिनाई के साथ हो रहा था। उन्हें नहीं महसूस हो रहा था कि हम शादीशुदा है या नहीं। इस तरह से उनका वातावरण घर के था। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचानती है। तो बिटिया से जब पूछा गया कि लोहा कहाँ है तो बिटिया जाकर केवाड़ी में जो लगे हुए थे लोहे उसे और किचन में जो बर्तन थे उनमें जो लगे हुए लोहे थे वही सिकड़ी कब्जा कील यही सब को पहचानती है। ठीक, इसमें कोई डाउट है? इससे आपको जरूर 4 से 5 क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। समय हमारे पास नहीं है और लाइट नहीं है, ठीक नहीं, तो लॉन्ग क्वेश्चन हम बता देते हैं, फिर आप अपने से पढ़ लीजिएगा। ठीक, कौन मोस्ट VVI है इस साल के लिए। चलिए देखते हैं। पहला है भगत सिंह कैसी मृत्यु को सुंदर कहे है, वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं, क्यों? ठीक नहीं, पहला क्वेश्चन। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है भगत सिंह को विद्यार्थी से क्या अपेक्षाएं थी। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है लहना सिंह के चरित्र का वर्णन करे या चरित्र चित्रण करे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा उषा या रोज का सारांश लिखे। उषा या रोज का सारांश लिखे। चलिए अगला कह रहा शिक्षा का क्या अर्थ है और इसका क्या कार्य है। शिक्षा का क्या अर्थ है और इसका क्या कार्य है, VVI। चलिए अगला क्वेश्चन छोटू कह रहा सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में मानक के क्या भूमिका है उसका वर्णन करे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा गांव के घर या पुत्र वियोग शीर्षक कविता का सारांश लिखे। इससे आपको एग्जाम में 15 नंबर आना ही आना है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं सप्रसंग व्याख्या करें। सप्रसंग व्याख्या में मेरा आता है रहेगा आपको 6 क्वेश्चन रहेगा, सॉरी 6 नहीं 4 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से बनाना रहेगा आपको 2 क्वेश्चन 4 नंबर का, यानी 4 दूनी 8 नंबर। ठीक, पढ़ लीजिएगा। बताए थे प्रॉब्लम है कुछ लाइट प्रॉब्लम, इसलिए नहीं हम आंसर लिख सकते हैं। कह रहा है बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, इसका सप्रसंग व्याख्या करे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा आदमी यथार्थ को जीता है, यथार्थ को रचता भी है। ठीक नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा इस संसार में संप्रकृति एक रचनात्मक कर्म है, इस कर्म को के बिना मानवीयता अधूरी है। ये मोस्ट VVI है। ठीक, चलिए अगला कह रहा है कि वो हर आदमी मेहनत कश लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है। ये भी मेरा मोस्ट VVI। यदि ये दोनों बना दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 4 दूनी 8 नंबर। ठीक, कह रहा है अगला क्वेश्चन
धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु फूल मरे मर पर मरे ने बासु। ठीक ने, ये भी मेरा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए, ये तो मेरा 8 नंबर का हो गया। अब निबंध में देखते हैं। निबंध हमको आ सकता है भ्रष्टाचार पर या मेरे प्रिय कवि, मेरा ज्यादा मोस्ट वीवीआई है मेरे प्रिय कवि या पुस्तक, ठीक, या कोविड-19 या होली या अपने जीवन का उद्देश्य, ये भी मेरा मोस्ट वीवीआई है। ठीक, करा अपने जीवन का उद्देश्य या अपने जीवन का उद्देश्य या आ सकता है आतंकवाद। ठीक, उसके बाद आपको जो लेटर है, एप्लीकेशन है, हम सिखा दिए थे इंग्लिश में। यदि टाइम कम रहने के कारण हम सिखा नहीं पा रहे हैं तो इंग्लिश के वीडियो देख लीजिएगा और उसी तरह से हिंदी में लिख दीजिएगा। ठीक नहीं, और बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट करके बताइएगा, क्या आपको समझ में नहीं आया, क्या आया। ठीक नहीं, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।